कहानी की शुरुआत में हमें हमारा मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम है फैंग युआन। उसे मारने के लिए उसके ही सेक्ट के लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं, ओल्ड डेमन, 300 साल पहले तुमने हमारे सेक्ट की शोभा नष्ट कर दी थी, आज तुम मौत की भीख मांगोगे। ओल्ड डेमन फैंग युआन, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने अनगिनत लोगों को सिर्फ अपनी स्प्रिंग और नेटम सिसाड़ा की साधना के लिए मार डाला। फैंग युआन कहता है, तो तुम सब न्याय के नाम पर मुझे मारने आए हो ताकि मुझे मारकर मेरा खजाना छीन सको, लेकिन तुम सब मुझे झुकने के लिए मजबूर कर रहे हो। और हमारा फैंग युआन एक कवि भी होता है जो सूर्यास्त को देखते हुए अपनी कविता सुनाता है। इसके बाद वह उनसे कहता है, स्प्रिंग ऑन टम सिसाड़ा एक ऐसा गू है जो समय को उलट सकता है। अब यह तुम्हें भी मिल सकता है क्योंकि मैं मरने ही वाला हूँ। ये कहकर वह सिसाड़ा उनकी ओर फेंक देता है, लेकिन अचानक उसमें धमाका हो जाता है और उसके आसपास मौजूद सभी लोग मर जाते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी, शायद उस सेक्ट का एल्डर, चिल्लाकर कहता है, मूर्खो, वह सिसाड़ा नकली है। मरते वक्त भी वह हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। सभी लोग मिलकर अभी उस पर हमला करो। फिर फैंग युआन जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं फैंग युआन दुष्ट मार्ग पर चलने का कोई पछतावा नहीं करता। मुझे पता था कि अंत ऐसा ही होगा। समय आ गया है क्योंकि अब इस सिसाड़ा का उपयोग करने का वक्त है। यह सुनकर सब डर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, वह अपना सिसाड़ा इस्तेमाल करने वाला है, जल्दी करो और उसे रोको। तभी फैंग युआन शैतानी हंसी हंसते हुए अपने आप से कहता है, अगर यह स्प्रिंग ऑटम सिसाड़ा की साधना सफल हुई तो अगले जन्म में भी मैं फिर से दुष्ट मार्ग पर चलूंगा। इसके बाद वह अपना सिसाड़ा उपयोग करता है और उसका शरीर वहीं फट जाता है। एक जबरदस्त धमाका होता है। सामने दिखाया जाता है कि वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है और फैंग युआन का शरीर पूरी तरह नष्ट हो चुका है। भी एक आदमी कहता, अगर स्प्रिंग ऑन टम सिसाड़ा की अफवाह झूठी नहीं है तो वह राक्षस फिर इस दुनिया को तबाह करने लौटेगा। फिर सीन बदलता है और 500 साल पहले गुयुए पर्वत दिखाया जाता है जहाँ कबीले के बुजुर्ग गुयुए बो अपने कबीले के सदस्यों के साथ प्रार्थना कर रहे होते हैं और वे अपने पूर्वज से कहते हैं, हमारे सबसे छोटे प्रतिभाशाली पर अपनी कृपा बरसाओ। सभी बातें करने लगते हैं। एक एल्डर कहता है, समय बहुत तेजी से बीतता है। देखो, कल फिर से हमारा वार्षिक अवेकनिंग समारोह है। पिछले कई सालों में बाई और जांग गांव से कई जीनियस टैलेंट सामने आए हैं। दूसरा एल्डर कहता है, हाँ, लेकिन हमारे गु कबीले में पिछले 9 सालों में एक भी जीनियस पैदा नहीं हुआ है। और बाई गांव की बाई निंगबिंग की प्रतिभा तो डरावनी है। सिर्फ 2 साल की उम्र में ही वह रैंक 3 की गु मास्टर बन गई। वह इस नई पीढ़ी का शानदार नया खून है, यहाँ तक कि पुराने लोग भी उससे डरते हैं। फिर एक और एल्डर हमारे हीरो की बात करता है और कहता है, इस साल हमारा नया मेहमान भी बुरा नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमें उससे उम्मीदें नहीं है। मैं इसे कैसे कहूँ, मैंने सुना है कि हमारे कबीले में एक नया जीनियस आया है। वह 3 महीने की उम्र में बोलने लगा, 4 साल की उम्र में चलने लगा और 5 साल की उम्र में उसने कविता सीख ली। वह बहुत महत्वाकांक्षी है, यानी आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाला। पहला एल्डर कहता है, हाँ, मैंने उसकी कविताएं पहले ही सुन रखी हैं। फिर वह उसकी कविताओं के नाम गिनाने लगता है। पे टोस्ट ऑफ वाइन, सॉन्ग ऑन प्लम एट द रेड सिटी। वह एक जीनियस है। आमतौर पर ऐसे जीनियस का एप्टीट्यूड भी अच्छा होता है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि उसके माता पिता हाल ही में मर गए। अब वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। अगर उसका अंकल उसकी अच्छी देखभाल करेगा तो भविष्य में वह निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार बनेगा। यह सुनकर कबीले के बुजुर्ग सोचते हैं, निश्चित ही वे फैंग परिवार के जीनियस फैंग युआन की बात कर रहे होंगे। वह बच्चा बहुत उज्जवल है। अगर उसने अपना पोटेंशियल दिखाया तो वह हमारे कबीले का झंडा बनेगा। फिर कबीले का एल्डर गुया युए सबको कहता है, कल के अवेकनिंग समारोह की तैयारी करो, अब तुम सबको आराम करना चाहिए। और एल्डर यह भी कहता है, अब मैं तुम सबसे खुलकर बात करता हूँ। तुम लोग आपस में प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यह निष्पक्ष होना चाहिए। तुम लोग ऐसा कुछ भी मत करना जिससे हमारे कबीले की एकता को नुकसान पहुंचे। इसे तुम सब याद रखना। यह सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर कबीले के एल्डर से कहते हैं, हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि ऐसा करें। फिर वे सब वहाँ से चले जाते हैं और कबीले का एल्डर खिड़की के पास जाकर बाहर आता है और कहता है, लगता है आज तो स्वर्ग भी आराम नहीं करना चाहता। वह हमारे कबीले की नई आशा है। इसमें हमें फैंग युआन जोर जोर से हंसते हुए दिखता है। वह खिड़की में खुद को देखता है और चिल्लाता है, यह है गुयुए पर्वत। मैं 500 साल पीछे अतीत में लौट आया हूँ। इसका मतलब है कि स्प्रिंग ऑन टम सिकाड़ा सचमुच काम कर गया। वह कहता है, मैंने अपने सिकाड़ा को अधिक समय तक साधा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह अभी भी काम कर रहा होगा। फिर वह उन लोगों को याद करता है जो उसे मारना चाहते थे और कहता है, उन्होंने मुझे चट्टान के किनारे तक धकेला, लेकिन अच्छा प्रयास। इस दुनिया में मृत्यु अंत नहीं है। जब तक मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ मेरे सामने हमेशा एक रास्ता होगा, लेकिन अब मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना होगा। फिर वह अपनी कविता दोहराता है जिसका अर्थ है, शुरुआत से आरंभ करो, अपने सामने की हर चीज को मिटा दो। फिर वह आगे कहता है, मैं फिर से बुराई के रास्ते पर चलूंगा, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे फैंग युआन अपनी भविष्य की जिंदगी से अपनी पिछली जिंदगी में आया। किंवदंतियां कहती हैं कि इस दुनिया का प्रवाह समय नदी द्वारा शासित है। पिछली जिंदगी में लौटकर वह एक एक करके अपनी सभी यादों में जाता है जहाँ उसके माता पिता मर गए थे। वहाँ खड़े लोग कहते हैं, सिर्फ 3 साल की उम्र में इन बच्चों के माता पिता मर गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके चाचा और चाची ने उन्हें गोद ले लिया। फैंग युआन कहता है, तो ये मेरी समय नदी की छोटी यादें
हैं। फिर दोनों चाचा और चाची उसके पास आते हैं और कहते हैं, इतना दुखी मत हो, उन्होंने हमारे कबीले की महिमा के लिए अपनी जान दी, यह हमारे लिए गर्व की बात है। अब से तुम्हारे चाचा और चाची तुम्हारा नया परिवार है। यह कहकर दोनों शैतानी हंसी हंसते हैं। फिर दृश्य बदलकर उस घर पर आता है जहाँ उसका चाचा उसके छोटे भाई को मार रहा है, चिल्लाते हुए, किसने तुम्हें लोगों से खाना चुराने को कहा? क्या तुम फिर से चोरी करोगे? उसका छोटा भाई यानी फांग जेंग कहता है, चाचा मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। बड़े भाई कृपया मेरी मदद कीजिए। यह सुनकर फांग युआन अपनी चाची से कहता है, चाची चाचा को रोकिए, छोटे भाई ने अपनी गलती समझ ली है। लेकिन उसकी चाची बस दुष्टता से हंसती रहती है। फिर फांग जेंग दर्द से कमरे में लेटा है और दूसरी ओर फांग युआन गुस्से से बैठा हुआ कह रहा है, यह बहुत ज्यादा हो गया, क्या यही परिवार है? वे हमें कुत्तों की तरह बर्ताव करते हैं, यह सही नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें तो मुझे कुछ अलग करना होगा, मुझे उन्हें एक रोशनी दिखानी होगी। लगता है कि मैं अपने संसार का ज्ञान उपयोग कर सकता हूँ। यह सुनकर भविष्य का फांग युआन चौंक कर कहता है, यह संसार, इसका क्या मतलब है? फिर वह अपनी कविता सबको सुनाता है जिससे सब उसे प्रतिभाशाली कहने लगते हैं। लेकिन उस कविता में भविष्य का फांग युआन कुछ गलत महसूस करता है। फिर फांग युआन पीछे मुड़कर देखता है जहाँ उसका चाचा और चाची उससे कह रहे हैं, युवा स्वामी फांग युआन और उसका चाचा और चाची उससे प्यार से बात कर रहे हैं क्योंकि अब सब उसे प्रतिभाशाली कह रहे हैं जो उनके परिवार को ऊंचाई देगा। उसकी चाची कहती है, मेरे अनमोल बेटे, क्या तुम फिर से कविता लिखने गए थे? तुम्हें फिर भूख लगी होगी, है ना? कल चाची तुम्हारे लिए खुद लाल पोर्क पकाएगी। फिर उसका चाचा कहता है, हमारे परिवार का प्रतिभाशाली फांग युआन, शायद जागृति में तुम प्रथम श्रेणी की प्रतिभा दिखाओ। अगर सचमुच ऐसा हुआ तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। वहाँ उसका छोटा भाई खड़ा है जिसे देखकर फांग युआन कहता है, मैंने यह कविता नहीं लिखी, मैंने बस कुछ कविताएं पढ़ी जिन्हें लोग अब भूल चुके हैं। उसे मैंने कुछ प्रतिभा दिखाई, इसलिए सबने मुझे प्रतिभाशाली कहा। मेरा छोटा भाई शायद मुझसे कुछ ईर्ष्या महसूस करता होगा। मैं नहीं जानता कि अपने शांत चेहरे के पीछे मैं क्या छिपा रहा हूँ। माफ करना मेरे छोटे भाई, मैं बस अपने चेहरे पर यह शांत उदास भाव दिखाकर ही अपना रहस्य बचा सकता हूँ। मैं दूसरे संसार से आया हूँ। यह सुनकर भविष्य का फांग युआन कहता है, मुझे याद है, मानव संसार में मैं एक सामान्य विद्वान था और संयोगवश मैं इस संसार में आया। 300 साल तक मैंने कठिनाइयां झेली और 200 साल तक मैंने संसार में भटकन की। ये 500 साल बहुत लंबे भी थे और बहुत छोटे भी। मैं क्यों इस संसार में आया मुझे याद नहीं, और प्रतिभाशाली कहकर ये लोग वास्तव में एक बुद्धिमान और परिपक्व आत्मा को मानते हैं। मैंने तो बस कुछ प्राचीन कविताएं दोहराई जिन्हें ये सब भूल चुके थे। सचमुच केवल प्रथम श्रेणी वाले ही प्रतिभाशाली कहलाने योग्य हैं। इसके बाद फांग युआन अपने पिछले जीवन के शरीर में आता है और अब वर्तमान दृश्य दिखाया जाता है जहाँ फांग युआन कहता है, जो कुछ किंवदंतियां कहती थी वह सच था, बस मैंने अपनी स्प्रिंग से काढ़ा खो दी। इतना अच्छा गु मेरे साथ पुनर्जन्म नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर पिछले जीवन में मैं इसे विकसित कर सकता था तो इस जीवन में भी कर सकता हूँ। मैंने अपने पिछले जीवन की यादें संभाल कर रखी हैं जिनसे मैं फिर से अपनी छोटी तक पहुंच सकता हूँ। अब मेरा भविष्य और भी महान होने वाला है। फिर पीछे से उसका भाई फांग जेंग आता है और कहता है, बड़े भाई, इतनी ठंडी रात और बारिश में आप खिड़की पर क्यों खड़े हैं? और इसके साथ ही वह बहुत डर रहा है। ये देखकर फांग युआन कहता है, ओह तो तुम हो फांग जेंग, तुम्हें कुछ चाहिए? फांग जेंग कहता है, नहीं, मैंने बस बारिश की आवाज सुनी तो सोचा कि शायद आपने खिड़कियां ठीक से बंद नहीं की। मैंने सोचा कि मैं उन्हें बंद कर दूं, और कल जागृति समारोह है और मैं नहीं चाहता कि भाई उससे पहले बीमार पड़ जाए। आप हमारे गांव की आशा हैं, सबकी नजरों में आप प्रतिभाशाली हैं। अगर इसकी वजह से आपका कल का परीक्षण प्रभावित हुआ तो इससे पहले कि वह पूरा करे, फांग युआन कहता है, यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फांग जेंग डर जाता है और कहता है, ठीक है तो फिर कल मिलते हैं। ये कहकर वह चला जाता है और फांग युआन बिस्तर पर लेटे हुए कहता है, क्या प्रतिभाशाली, मैं तो तृतीय श्रेणी की प्रतिभा हूँ, असली प्रतिभाशाली तो तुम हो फांग जेंग।